केस स्टडी की बात हो रही थी पिछली कक्षा में और हम लोग बात कर रहे थे चोला एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि अभी जो आप लोगों की पढ़ाई हो रही है वो न्यू किंगडम वाली पढ़ाई हो रही है। इसी अध्याय के अंतर्गत आप लोगों को ये सारी चीजें पढ़नी है जो सामने आप लोगों को स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से दिख रहा है। यह पारस प्रकाशन पुस्तक का एक पृष्ठ है जो आप लोगों के न्यू किंगडम यानी कि सामाजिक विज्ञान विषय वाले इतिहास का एक अध्याय है जो कि आप लोगों को आपकी कक्षा 7 में पीएसबीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार और पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार पढ़ना है। और पिछली कुछ कक्षाओं के माध्यम से मैंने हर वो बातें बताई है जो अभी तक आया है इस अध्याय में, और आगे इस कक्षा के माध्यम से और वो बातें बताऊंगा जो अब आगे आएगा अलग अलग पृष्ठों पर। तो हम लोगों ने देखा चोला एडमिनिस्ट्रेशन का केस स्टडी, जिसमें हम लोग देखे कि चोलाज प्रशासन जो था, चोला एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो कैसे कार्य करता था, कैसे उर लगता था, कैसे सभा होता था, कैसे नगाराम होता था, ये नगारा जो भी है, ये सारी चीजें जो है अलग अलग शब्दों में, अलग अलग शब्दावली में अलग अलग तरीके से बोला जाता है। तो ये सारी चीजें जो है वो कैसे कैसे हुआ करती थी, कौन कौन से लोग शामिल होते थे, ये सारी बातें हम लोगों ने पिछली कक्षा में की। हम लोगों ने यह भी बात की कि जो उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन है, यानी कि उत्तर मेरूर एक जगह का नाम है, वहां की जो शिलालेख है, उस मंदिर की जो शिलालेख है वह यह बताने के लिए पर्याप्त है कि चोला एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कार्य करता था लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के सहारे। यह इस उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन यानी कि उत्तर मेरूर मंदिर के शिलालेख से देखा जा सकता है। यह तमिलनाडु में एक मंदिर है। यह भारत के दक्षिणी राज्य, भारत देश के दक्षिणी राज्य, एक दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में यह उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन, उत्तर मेरूर टेम्पल के शिलालेख को देखकर यह समझा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चोलाज एडमिनिस्ट्रेशन के स्कल्पचर की। द चोला ऑल्सो एक्सेल्ड फॉर मेकिंग इमेजेज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेज। जो चोला डायनेस्टी था, इसमें देवी और देवताओं के इमेजेज यानी कि चित्रों का भी बहुत अच्छे तरीके से निर्माण हुआ करता था। दीज इमेजेस वेयर आइदर ऑफ स्टोन, ये या तो पत्थर के या तो अलग अलग तांबे वगैरह के बनाए जाते थे। द लेटर बीइंग मोर पॉपुलर, लेकिन तांबा वाला पत्थर वाले से ज्यादा जो फेमस, जो प्रसिद्ध हुआ करता था वो तांबा वाला हुआ करता था। The bronze image of Lord Shiva as Nataraj Lord of Dance is one of the finest specimen of Cholaj art. चोला आर्ट की अगर एक बहुत बड़े उदाहरण की बात करें तो नटराज, जो भगवान शिव का, भगवान शंकर का, लॉर्ड शिव का जो नटराज वाला जो इमेज है, जो चित्र है, जो स्टैचू है, वह एक बहुत प्रसिद्ध स्टैचू है जो कि चोलाज आर्ट का उदाहरण है। चोलाज डायनेस्टी में सबसे पहले निर्माण किया गया था। अब हम लोग बात करेंगे टेम्पल्स एंड ब्रोंज स्कल्पचर्स की। द चोला बिल्ट मैग्निफिसेंट टेम्पल एंड आर वेल नोन फॉर देयर ब्रोंज स्कल्पचर। ये हम लोगों ने देखा कि जो चोला जो थे, ये चोलाज डायनेस्टी में अच्छे अच्छे मंदिर और अच्छे अच्छे जो है वो इमेजेस और जो मूर्ति वगैरह है ये बना करता था। बृहदेश्वर टेम्पल एंड गंगईकोंडा चोलापुरम आर द फाइन स्पेसिमेन ऑफ चोला आर्किटेक्चर। चोला वास्तुकार की अगर हम लोग अच्छे अच्छे उदाहरण के तौर पर देखें तो बहुत सारे उदाहरण दिखेंगे, जिसमें से दो उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, बृहदेश्वर मंदिर और गंगईकोंडा चोलापुरम। ये दोनों एक बेहतरीन उदाहरण है चोलाज आर्किटेक्चर के, यानी कि चोलाज के वास्तुकार, चोला शासन के वास्तुकला की। The Cholaj bronze sculpture are some of the finest in the world। और ये जो ब्रोंज स्कल्पचर इनके द्वारा जो बनाया जाता था वो दुनिया में अपना अलग स्थान रखता था। The blacksmith made bronze image of deities as well as devotees। ये जो यहाँ के जो बनाने वाले थे, चाहे वो कहें वास्तुकार थे, बढ़ई थे या फिर जो भी थे, वो सब जो यहाँ पर बनाते थे, जो भी ये इमेजेस वगैरह बनाते थे, जो स्टैचू वगैरह बनाते थे, प्रतिमा बनाते थे, मंदिर बनाते थे, ये बहुत अच्छे तरीके से, बहुत फाइन वर्क करते थे, बहुत बेहतरीन तरीके से काम करते थे। भक्ति और भक्त की एक बेहतरीन उदाहरण के तौर पर
ये लोग जाने जाते थे। ये है बृहदेश्वर मंदिर और ये है गंगईकोंडा चोलापुरम। यह इस इमेज के माध्यम से, चित्र के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं स्मार्ट बोर्ड पर, और यह आपके पुस्तक में तो है ही है, पृष्ठ संख्या 69 पर। आप वहां पर भी बार बार इसको देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। और अगर आप जाते हैं यहाँ पर तो वहां पर आप और अच्छे से इसका दर्शन कर सकते हैं, इन दोनों जगहों का। अब आगे बढ़ते हैं पृष्ठ संख्या 70 पर। लिखा हुआ है लैंग्वेज एंड लिटरेचर के बारे में। द चोला रूलर पैट्रोनाइज्ड आर्ट एंड लिटरेचर ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये जो चोला शासन था इस समय आर्ट और लिटरेचर यानी कि कला और साहित्य भी जो है बहुत अच्छे तरीके से फला फूला। पॉपुलर सेंट कॉल म्यांमार एंड अलवर who were devotee of Shiva and Vishnu flourished in the Tamil region between the 6th and 9th century। अगर हम लोग पॉपुलर संत की बात करें, प्रसिद्ध संतों की बात करें, तो चाहे वो म्यांमार हो चाहे वो अलवर हो, म्यांमार जो कि शिव के भक्त हुआ करते थे और अलवर जो विष्णु के भक्त हुआ करते थे, वो भी तमिल क्षेत्र में इनके शासनकाल में, चोला शासनकाल में 6ठी से 9वीं शताब्दी के बीच में बहुत अच्छे तरीके से अपना काम किया करते थे। बहुत अच्छे तरीके से ये लोग प्रसिद्धि पाया करते थे, अपना कार्य किया करते थे, क्योंकि चोला एडमिनिस्ट्रेशन में इन लोगों को बहुत ज्यादा सम्मान मिलता था। आगे अब रेवेन्यू की बात करते हैं कि चोला एडमिनिस्ट्रेशन में रेवेन्यू वगैरह कैसे कलेक्ट होता था, आय का कैसे क्या साधन था। तो प्रोडक्टिव कल्टिवेटेड लैंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राजराज कंस्टिट्यूटेड अ मेजर सोर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू फॉर द अपकीप ऑफ द चोला मंडलम। चोला मंडलम को चलाने के लिए, उसके पैसे के लिए, उसके अर्थव्यवस्था के लिए जो एग्रीकल्चर, जो कल्टीवेशन, जो कृषि था, ये सारा चीज जो था जिससे रेवेन्यू आता था, वो मुख्य साधन था रेवेन्यू का। यानी कि प्रोडक्टिव कल्टीवेटेड लैंड जो था ये मुख्य साधन था, मुख्य स्रोत था आय का अलग अलग मंडलों के लिए चोला शासन काल में। मंडल क्या होता है वो हम लोगों ने देख लिया है। अब आर्मी एंड नेवी की बात करते हैं चोला शासन काल में। द चोला डेवलप्ड अ पावरफुल आर्मी एंड नेवी। जैसा हम लोगों ने पहले भी देखा कि चोला शासन काल में एक शक्तिशाली आर्मी और नेवी यानी कि सैन्य बल स्थापित हुआ था। द आर्मी कंसिस्टेड ऑफ द इन्फेंट्री, कैवेलरी एंड एलिफेंट। अब आर्मी में बहुत सारी चीजें हुआ करती थी, हाथी था, सेना के लोग थे और भी अलग अलग चीजें थी जो आर्मी को मजबूत कर रही थी। द बेस्ट हॉर्सेज वेयर इंपॉर्टेंट फ्रॉम अरेबिया। इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपोर्टेड है। IMPORTED, इंपोर्टेंट मतलब आयात किया गया, खरीदा गया दूसरे देश से। तो जो चोला डायनेस्टी में जो अच्छे जो घोड़े थे, अच्छे नस्ल के जो घोड़े थे, वो अरब से इंपोर्ट किए जाते थे, खरीदे जाते थे। A huge amount of money was spent on training and upkeeping of the army। आर्मी को यानी कि अपने सैन्य बल को अपडेट करने के लिए, मतलब समय के अनुसार बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जाता था चोला डायनेस्टी में, चोला शासनकाल में, चोला साम्राज्य में। द चोला वेयर द फर्स्ट टू मेंटेन अ लार्ज एंड इफिशिएंट नेवी। चोला जो था अपने समय तक में सबसे पहला ऐसा साम्राज्य था, पहला ऐसा शासक था, पहला ऐसा शासन था जिसमें बड़े मात्रा में नेवी यानी कि सैन्य बल हुआ करते थे। अब इसी के साथ यह अध्याय हो जाता है समाप्त। हम लोगों ने नए किंगडम, न्यू किंगडम की बात कर ली, नए साम्राज्य की बात कर ली, जिसमें हम लोगों ने देखा कि गुप्ता काल के बाद ये सारे कम समय के लिए बहुत सारे साम्राज्यों की स्थापना हुई, जिसमें हम लोगों ने राष्ट्रकूटा की बात की, पालाज की बात की, हम लोगों ने गुज्जर प्रतिहार की बात की, हम लोगों ने विदेशी आक्रांताओं को भी देखा, हम लोगों ने राजपूतों को भी देखा, हम लोगों ने राजपूतों के 4 अलग अलग भागों को भी देखा, चंडेल, परमार वगैरह को भी देखा। तो हम लोगों ने यह भी देखा कि कैसे तराइन की युद्ध में मोहम्मद गौरी एक विदेशी आक्रांता भारत के पृथ्वीराज चौहान से लड़ता है, पहले युद्ध में हार जाता है, दूसरे युद्ध में जीत जाता है और वह पृथ्वीराज चौहान को मार देता है। फिर हम लोगों ने देखा चोला डायनेस्टी कैसे दक्षिण भारत में बहुत तेजी से अपने आप को आगे बढ़ाता है, बहुत लंबे समय तक शासन करता है और बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजों को आगे बढ़ाता है, मंदिरों का निर्माण करता है और बहुत सारी चीजें। और इसी के साथ यह हो जाता है अध्याय समाप्त। अब हम लोग
एक और कक्षा में मिलेंगे इस अध्याय के लिए। उस कक्षा में हम लोग यानी कि अगली कक्षा जो अंतिम कक्षा होगी इस अध्याय की, उसमें हम लोग क्विक रिकॉल करेंगे, यानी कि पूरे अध्याय जो हम लोगों ने अलग अलग कक्षाओं के माध्यम से देखा है उसको कुछ बिंदुओं में एक साथ रिकॉल कर लेंगे, एक साथ फिर से देख लेंगे कुछ बिंदुओं के माध्यम से, और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज और क्रिएटिव एक्टिविटी यानी कि जो क्वेश्चन आंसर, जो प्रश्न उत्तर और जो रचनात्मक कार्य हैं, इन सारे की बात करते हुए अध्याय को पूर्ण रूप से समाप्त करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, और अगली कक्षा इस अध्याय की अंतिम कक्षा होगी।